हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स थी वो डिस्कस की थी। जो अलग अलग टाइप की स्पीड हम लोग डिफ़ाइन करते हैं उनको किया था। फिर भी एक बार आप लोगों के सामने दोबारा से फॉर्मूला रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो फार्मूला काम आना ही आना है। ठीक है, एक अपने पास RMS स्पीड थी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी, जिसका फॉर्मूला था √3RT/m। उसके बाद एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने पास था √8RT/m। उसके अलावा अपने पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी जिसका फॉर्मूला था √2RT/m। उसके अलावा अपने लोगों ने मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसको बनाया था। उसके अलावा हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करी थी, उसकी वैल्यू बताई थी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू थी पर मोल ऑफ गैस वो थी 3/2 RT। तो ये सब फॉर्मूले वगैरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किए थे। अब थोड़ा अपने आगे चलते हैं और आज अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट में ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न करेंगे। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न करेंगे। ग्राम्स लॉ में स्पेलिंग सही है ना? हाँ भाई। तो ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न डिफ्यूज़न में अपने पास पहले तो अपने ये देखने की कोशिश करते हैं कि इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न होता क्या है। ठीक है, इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न क्या होता है। तो इफ्यूज़न की अगर बात करें अपने, तो इफ्यूज़न होता है भाई, सीधी सी बात है, जैसे एक वेसल आपके पास, इस वेसल में आपने गैस भरी हुई है और इस गैस भरी हुई गैस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो हाई प्रेशर पे गैस भरी हुई है, तो मैंने मान लो एक छोटा सा होल कर दिया यहाँ पे, और इस होल में अगर जैसे यहाँ होल करेंगे तो आप सबको पता है कि ये जो गैस है ये बाहर की तरफ निकलेगी। ये जो गैस का निकलना है एक छोटे होल से, ठीक है, एक गैस का छोटे होल से हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना, इसको हम लोग इफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू ए होल, एक होल के थ्रू गैस का हायर से लो प्रेशर की तरफ निकलना। ठीक है, एक छोटे होल के थ्रू निकलना, बस मेन बात ये है। तो इस चीज़ को हम लोग इफ्यूज़न टर्म के थ्रू लिखते हैं। तो इसको लिखो आप लोग, द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू ए स्मॉल होल, is called effusion। ठीक है, is called effusion। अब देखो, मान लो दूसरा टर्म अपने डिफाइन करने जा रहे हैं, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि जब मान लो मैंने यहाँ इस कमरे में कोई सेंट, ठीक है, कोई खुशबूदार चीज़ यहाँ से स्प्रे की, ठीक है, तो जब वो उस मतलब जिस भी वेसल में है उसको दबा के जब स्प्रे कर रहे हैं तो वो निकलना तो एक तरीके से इफ्यूजन था। लेकिन जब वो निकलने के बाद अगर मैं उसको यहाँ भी सेंट को अगर मैं यहाँ भी बाहर निकाला हूँ तो वो पूरे कमरे में फैलेगा। ठीक है, और पूरे कमरे में फैलेगा और उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में रहेगी। तो वो जो प्रोसेस है कि वो पूरे कमरे में फैल गया, मतलब वो पूरे कमरे में मिक्स हो गया बाकी गैस के साथ, ये जो मिक्सिंग ऑफ का जो फेनोमेना होता है या जो इनका प्रोसेस होता है ये मिक्सिंग का, ठीक है, इस मिक्सिंग के प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने स्प्रे किया तो स्प्रे करने के दौरान जो निकला गैस, ठीक है, या जो पार्टिकल निकले, तो निकलने के दौरान तो वो अपने आप में इफ्यूज़न था, और निकलने के बाद जब वो पूरे कमरे में फैल रहे हैं धीरे धीरे, तो वो जो फैलने की प्रोसेस है वो फैलने की प्रोसेस डिफ्यूज़न है। ठीक है, कल को अगर आपके पास यहाँ पे दो गैस है, एक यहाँ पे मैंने मान लो बीच के अंदर पार्टीशन किया हुआ और एक तरफ एक गैस ए है, ठीक है, ए गैस है, एक तरफ आपके पास बी और बी गैस है। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इस पार्टीशन को रिमूव करता हूँ तो ए और बी एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, कहीं बी चला जाएगा, कहीं ए चला जाएगा रैंडमली, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं रहेगा कि कौन सी गैस कहाँ पे है, रैंडमली ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। तो ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि एक होल के थ्रू मूवमेंट हुई, मान लो मैंने ये पार्टीशन हटा दिया, पूरा पार्टीशन हटाते ही ए वाला बी की तरफ, बी वाला ए की तरफ जो है ये एक दूसरे में मिक्स होंगे, और ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, इस मिक्सिंग की प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं।
ठीक है। ये डिफ्यूज़न मोस्टली गैसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि डिफ्यूज़न ऐसी प्रोसेस है जो इवन लिक्विड में और बहुत धीरे धीरे लेवल पे सॉलिड में भी ऑब्जर्व की जाती है। तो ये जो मिक्सिंग होती है इस टाइप से, ये मिक्सिंग का जो प्रोसेस है दो गैस का, ये जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग है, इस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। मैंने आपको एक सीधा साधा एग्जांपल दिया कि सेंट स्प्रे किया तो सेंट जब बाहर निकला तो वो निकलना इफ्यूज़न था, ठीक है, क्योंकि वो एक होल के थ्रू निकल कर आ रहा है और निकलने के बाद जब वो पूरे कमरे में फैल रहा है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब बाकी गैस के साथ मिक्सअप हो रहा है तो वो जो मिक्सअप होने की जो उसकी प्रोसेस है वो डिफ्यूज़न है, ठीक है। तो ये दो स्टेप में आप सीधा दो शब्दों में आप इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न को समझ लो। एक छोटे से होल से गैस का निकलना जो है, ठीक है, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये इफ्यूज़न हुआ। और दूसरा मिक्सिंग ऑफ टू गैस, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैस, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैस, मिक्सिंग ऑफ टू गैस, टू और मोर गैसेस जो भी समझ लो, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में गैसेस आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं और फैल रही हैं, जो भी समझ लो। और इफ्यूज़न में जो है एक होल के थ्रू गैस जो है वो रिलीज हो रही है और निकल रही है। तो इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न को पहले तो आप लोग आराम से समझो, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। इफ्यूज़न डिफ्यूज़न के बाद अपने बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न की, ठीक है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न हमें क्या कहता है, इसके बारे में अभी स्टडी करते हैं। हाँ भाई, इसको थोड़ा डिफ्यूज़न को मैं एक और अच्छे टर्म्स में इसके साथ इसको डिफाइन करना चाहूँगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैस को डिफ्यूज़न बोला हमने, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे टर्म्स में ऐसे बोल सकते हो कि कोई गैस जो होती है वो पूरे कमरे में जब फैल रही होती है, ठीक है, तो वो जो फैलने के लिए फैलने का जो उसका प्रोसेस है कि उसको जितनी वॉल्यूम अवेलेबल है वो उस पूरे में फैल जाए, ठीक है, तो उसका जो ये फैलने का प्रोसेस है पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो डिफ्यूज़न में आप लोग लिख सकते हो, इट इज़ प्रोसेस इन विच गैसियस मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई ए गिवन वॉल्यूम। जो एक गिवन वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम उसको अवेलेबल है, उसमें फैलने के लिए जो प्रोसेस है उसकी, वो पूरा फैलने की कोशिश करता ही करता है। गैस ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर स्पेस में कन्फाइंड रहेगी, अगर उसको ज़्यादा स्पेस मिला है तो वो पूरे में फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है। तो कम ऐसा तो है नहीं कि एक गैस इस कमरे में बस इस हिस्से में कंटेंट रहेगी, ठीक है। अगर वो फ्री है तो वो पूरे कमरे में फैलेगी और वो फैलने की प्रोसेस को हम लोग जो है डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो एक तरफ आपके पास इफ्यूज़न और दूसरी तरफ आपके पास डिफ्यूज़न। हाँ भाई, तो इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न बताने के बाद अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ग्राम्स लॉ क्या है, ठीक है, जो इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न से रिलेटेड है। ग्राम्स लॉ, ये ग्राम्स लॉ क्या है, ठीक है। तो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि एट या अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, अगर आइडेंटिकल कंडीशंस हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर सेम है कहने का मतलब, और जो वेसल है, जो होल है वो सेम है, ठीक है, तो आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न होता है, ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सीधे शब्दों में पहले रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो, कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था वेलोसिटी वगैरह जब बता रहे थे, ठीक है, तो वेलोसिटी में हमने 3RT/m किया था, या फिर हमने इसके बाद 3p/ρ किया था, या d लिखा था मैंने, जो भी है। तो एक बात देखो, अगर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर रहती है तो जो स्पीड होती है वो स्पीड डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसको चलो मैं यहाँ डी ही लिख दे रहा हूँ। अब वही बात, तो गैस इफ्यूज़ या डिफ्यूज़ कर रही है तो हम उसके रेट की ना बात कर रहे हैं, और रेट क्या होगा, रेट उसकी वेलोसिटी से ही ना जनरेट होगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ इफ्यूज़न डिफ्यूज़न होता है, जैसे हम लोगों ने कल वेलोसिटी स्पीड वगैरह को डिफाइन किया था आपके सामने, तो वहाँ से हम लोग ये वाली टर्म बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो खुद स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस के स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वेलोसिटी या स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका जो रेट ऑफ इफ्यूज़न डिफ्यूज़न होगा वो भी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन बात ये रहेगी कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, आइडेंटिकल कंडीशंस पे ये बात जो है वो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, इस चीज़ को आप लोग लिखोगे,
अंडर, इसको ऐसे ही डिफाइन करोगे, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, आइडेंटिकल कंडीशंस, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस that is at same pressure and temperature, same pressure and temperature, rate of effusion or diffusion, rate of effusion or diffusion is inversely proportional to, is inversely proportional to, rate of effusion or diffusion is inversely proportional to square root of density of the gas, square root of density of the gas। तो आइडेंटिकल कंडीशन यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रेट ऑफ इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न जो होता है, रेट ऑफ इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अच्छा, अब आप सबको पता है कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी वो PM/RT होती है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, डेंसिटी बराबर होता है PM/RT। तो अगर हम लोग सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है खुद से मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर तो हम आइडेंटिकल लिए ही हुए हैं, तो डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप लोग जो लिखते हो कि रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, डेंसिटी के बजाय हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हैं क्योंकि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास खुद में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेंसिटी रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इवन हम सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यही यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ही हम लोग ये वाली फॉर्म में यूज़ करेंगे। हाँ, इवन आप ये भी लिख सकते हो क्या कि रेट जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का हाफ ही तो वेपर डेंसिटी होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का हाफ जो होता है वो वेपर डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता सकते हो, इसको स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता सकते हो, इसको स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता सकते हो। तीनों के में किसी के भी प्रोपोर्शनल लेते हुए क्वेश्चन में क्या दिया है, किसके सेंस में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। मोस्टली हमारे पास यही होता है, इंपॉर्टेंट जो है वो अपने लिए यही है। ठीक है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन आइडेंटिकल कंडीशन पे स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब रेट ऑफ A बाई रेट ऑफ B। ठीक है, दो गैस अलग अलग गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन का जो रेशियो होगा आइडेंटिकल कंडीशन पे, वो रेशियो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, क्योंकि इन्वर्स है तो B ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो RA बाई RB जो होगा वो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ MB बाई MA के इक्वल होगा। ठीक है, आपको पता ही है जब डिवाइड किया जाता है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो इक्वल टू में चला जाता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं। तो RA अपॉन RB जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ MB बाई MA के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या होगा, इक्वल होगा। और इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने पड़ जाते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है अपने लोगों को, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आइडेंटिकल कंडीशन हो, बार बार बोल रहा हूँ, जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, उस कंडीशन के लिए है। ठीक है, अगर प्रेशर डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, ये तो आप लोग खुद ही फील कर पा रहे हो ना यार कि कोई गैस जितनी भारी होगी, ठीक है, कोई गैस जितनी भारी होगी आप खुद ही समझ लो, उसको चलने फिरने में दिक्कत होगी, और चलने फिरने में दिक्कत होगी तो उसका रेट जो है वो उतना स्लो होगा। तो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन जो है वो गैस कितनी भारी है, कितना उसका मॉलिक्यूलर मास कम या ज़्यादा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। ठीक है, ये ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। लेकिन अब बात आती है कि प्रेशर और टेम्परेचर में अगर प्रेशर वगैरह वेरी किया जाए तो क्या होगा, या दोनों चेंज किए जाएं तो क्या होगा, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। हाँ भाई, उसके बाद आप लोग देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर सेम रख लें
लेकिन हम लोग गैस का प्रेशर डिफर रखें, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में रेट ऑफ इफ्यूज़न जो होगा वो, या दो गैस के रेट ऑफ इफ्यूज़न का रेशियो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, उस चीज़ को आप देखो। एक बात तो क्लियर कट है कि अगर इस वेसल में आप खुद ही फील करोगे, अगर इस वेसल में कोई गैस ज़्यादा प्रेशर पर है तो मैं यहाँ से अगर होल करूँगा तो ये गैस उतनी ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा रेट से जो है वो इफ्यूज़ होगी। जितना मैं यहाँ प्रेशर ज़्यादा रखूँगा, इसका रेट ऑफ इफ्यूज़न या रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ये आप खुद से फील कर सकते हो, ठीक है। जितना गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा वो उतनी तेज़ी से जो है वो इफ्यूज़ या डिफ्यूज़ करेगा। तो रेट ऑफ इफ्यूज़न डिफ्यूज़न जो है वो प्रेशर के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर इज सेम, ठीक है, टेम्परेचर इज सेम बट प्रेशर ऑल्सो डिफर्स, ठीक है, प्रेशर ऑल्सो डिफर्स। अगर टेम्परेचर सेम रखा गया है और प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन होगा वो डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो आप खुद ही फील कर लोगे, प्रेशर ऑफ गैस जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन उतना ज़्यादा रहेगा। तो रेट जो है वो उस पी के, जो गैस है उसका प्रेशर कितना है उस पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी वैल्यू, और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। और उस कंडीशन में अगर दो अलग अलग गैस के रेट का रेशियो कंपेयर करना है तो आर ए अपॉन आर बी जो होगा वो ऑब्वियसली आता है पी ए अपॉन पी बी, ठीक है। यहाँ पी है तो आर ए के लिए पी ए, आर बी के लिए पी बी हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या है मोलर मास ऑफ बी, बी का मोलर मास ऊपर आएगा डिवाइड में मोलर मास ऑफ ए हो जाएगा। तो आर ए अपॉन आर बी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा पी ए अपॉन पी बी रूट ऑफ एम बी बाई एम ए, ठीक है। आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए अपॉन पी बी स्क्वायर रूट ऑफ एम बी बाई एम ए के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास एट सेम प्रेशर, ठीक है, सॉरी एट सेम टेम्परेचर बट प्रेशर अगर डिफर कर रहा है तो, ठीक है। अच्छा, एक मैं जनरलाइज सा फॉर्मूला आपको रिलेशन आपको बता दे रहा हूँ। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ वेरी कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और इवन एरिया जो है, ये वाला जो होल है, ठीक है, ये भी वेरी कर रहा है। किसी में सर्कुलर होल दे रखा है, किसी में स्क्वायर फॉर्म का होल दे रखा है, ठीक है। तो ये होल भी अगर वेरी कर रहा है, उसका एरिया भी वेरी कर रहा है, तो ओवरऑल जो रेट होता है प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये जनरलाइज है। अगर आपको कल को इसकी ज़रूरत पड़े, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इसी की पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं, ठीक है, तो जनरलाइज करके मैं ये लिखना चाहूँगा कि रेट जो होता है वो इस वेसल में जो गैस होगी उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट होता है वो इस गैस के मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली होता है, प्लस इसका साथ ही साथ जो यहाँ टेम्परेचर होगा, अगर हम इस केस में टेम्परेचर भी वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर के भी स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, इतना ऑब्वियस है कि एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा रहेगा, एरिया अगर कम रहेगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन कम रहेगा, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्म में आपके पास रेट को मैं जो है ओवरऑल चार चीज़ों से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और एरिया जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एरिया ज़्यादा रहेगा तो अपने आप अंडरस्टूड है कि रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन जो है वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे पी ऑब्वियसली आता है प्रेशर है, ठीक है। इस रिलेशन में ये सब कुछ जो मैंने दोनों टर्म्स कराई वो सारा कुछ इसमें आ गया। पी यहाँ पे प्रेशर है, ए यहाँ पे एरिया ऑफ होल है, एरिया ऑफ ओरिफिस समझ लो, डबल एफ होगा सिंगल होगा वो देख लेना, मतलब वो जो होल है उस होल का एरिया, ऐसे लिख दे रहा हूँ, उसकी स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही थी, अंग्रेजी मेरी बहुत कमज़ोर है, ठीक है। एरिया ऑफ पिन होल, ठीक है। एम जो है वो मोलर मास है, और टी जो है वो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास जो है अलग अलग टर्म्स पे हमने ओवरऑल डिपेंडेंसी आपको बता दी।
उसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि ये रेट टर्म जो हमने यहाँ लिखी है, ये रेट हम लोग किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने बोल तो दिया कि रेट ऑफ इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात हमने कर तो दी, लेकिन यहाँ पे रेट डिफाइन किस टर्म्स में होता है, किस तरीके से हम लोग जो है रेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अब हम करवाने जा रहे हैं। हाँ भाई, अब अपने देखने जा रहे हैं ये जो रेट टर्म हम लोग बोल रहे हैं, रेट ऑफ इफ्यूज़न डिफ्यूज़न, ये किस टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। रेट ऑफ इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न, ठीक है। ये रेट टर्म है क्या एक्चुअली? तो रेट टर्म जो है उसको आप लोग देखो, इस रेट को पहली बात तो हम लोग कितने मोल इफ्यूज्ड हो रहे हैं उस मोल के टर्म्स में मेजर कर सकते, ठीक है। रेट इन टर्म्स ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड आउट पर सेकेंड, ठीक है। कितने मोल्स पर यूनिट टाइम पर सेकंड, कितने मोल्स इफ्यूज्ड आउट हो रहे हैं, ठीक है। पर यूनिट टाइम लिख दे रहा हूँ, मोल इफ्यूज्ड आउट पर सेकंड की बजाय पर यूनिट टाइम, वो टाइम पर सेकंड हो चाहे पर मिनट, तो वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा। तो रेट इन टर्म्स ऑफ मोल इफ्यूज्ड आउट पर यूनिट टाइम, एक तो होगा कि रेट जो है वो मोल्स, ठीक है। एक बात समझना है यार, यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक तो होता है इस गैस के मोल, मान लो इस वेसल में 10 मोल गैस के हैं, ठीक है। मान लो इस वेसल में 10 मोल गैस के हैं, तो 10 मोल अगर गैस के हैं और यहाँ से जब मैंने इफ्यूज़न स्टार्ट किया तो मान लो एक मोमेंट पे इसके 2 मोल 10 सेकंड में निकले, 2 मोल गैस के जो है वो 10 सेकंड में इस वेसल से निकल कर बाहर आए। तो यहाँ पे दो बातें हैं, पहले 10 मोल थे, बाद में 8 मोल हो गए, ये 2 मोल इफ्यूज़ हुए। तो यहाँ पे हम n जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, ये वाला 2 ले रहे हैं, ठीक है। वेसल में कितने मोल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कितने मोल इफ्यूज्ड आउट हुए उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें 10 मोल थे, 2 निकल गए, 8 मोल बच गए। 10 सेकंड में मान लो ये 2 मोल निकले, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे 2/10 इसका ये मोल पर सेकंड में ये रेट हो गया, 2/10 यानी 0.2 मोल पर सेकंड ये रेट हो गया। तो रेट जो है वो n, यहाँ पे n जो है वो इसको आप n आउट या इसको कैसे लिख सकते हो, n इफ्यूज्ड, ठीक है। जो एक्चुअली n मोल जो इफ्यूज्ड हुए हैं, ठीक है, उसके नंबर को हम लोग लिख रहे हैं, जो बाहर आए हैं उस वेसल से उसकी बात कर रहे हैं। तो n आउट या n इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, कितने सेकंड में वो इफ्यूज्ड हुए, तो उसके लिए हम लोग रेट को जो है वो रेट को मोल बाई टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम एक तरीके से देखें तो RA/RB जो हुआ, ठीक है, वो NA/NB और यहाँ TB/TA हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं रेट को किसकी टर्म्स में मेजर कर रहा हूँ, मोल्स इफ्यूज्ड पर सेकंड की टर्म्स में मेजर कर रहा हूँ, तो RA/RB बराबर NA/NB TB/TA हो जाएगा। R जो है यहाँ पे मोल्स इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम होगा, ठीक है, मोल्स इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो था रेट इन टर्म्स ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। दूसरा केस क्या होगा, केस 2। केस 2 आप लोग लिख सकते हो रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड आउट, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड, ठीक है, इफ्यूज्ड आउट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक ये होगा कि रेट जो है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड आउट पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इफ्यूज़ हो रही है। मान लो यहाँ से गैस इफ्यूज़ हुई, उस गैस को हमने एक सेम प्रेशर टेम्परेचर पे मेजर किया, दूसरी गैस इफ्यूज़ हुई उसको भी हमने सेम प्रेशर टेम्परेचर पे मेजर किया, तो उसकी जो वॉल्यूम इफ्यूज़ हो रही है उस प्रेशर टेम्परेचर पे जो मेजर्ड वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कितनी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इफ्यूज़ हो रही है उस टर्म को हम लोग रेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी फिर वही बात है, एक तो वेसल के अंदर गैस की वॉल्यूम है, उस गैस की वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ से जो बाहर वॉल्यूम निकल रही है, जो गैस निकल रही है, उसकी जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे मोल जो बाहर निकल रहे थे उसकी बात हो रही थी, तो उसी तरीके से यहाँ से जो गैस निकल रही है उसको वॉल्यूम की टर्म्स में मेजर कर लिया जाए, तो कितनी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो इफ्यूज़ हो रही है उसको हम लोग रेट की टर्म्स, उस टर्म्स में हम लोग रेट को डिफाइन करेंगे। तो ये वॉल्यूम, कौन से वाली वॉल्यूम,
इफ्यूज्ड वॉल्यूम, ठीक है, या इसको वी आउट वी लिख सकते हो, जो बाहर निकल रही है वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन में क्या टी। तो रेट जो है वो वॉल्यूम इफ्यूज्ड बाई टाइम की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और इस बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है इसको आर ए अपॉन आर बी, ठीक है, आर ए अपॉन आर बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आर ए अपॉन आर बी जो होगा वो आपके पास यही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बी, और साथ में यहाँ टी टाइम ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ ए, ठीक है, टाइम ऑफ बी अपॉन में जो है टाइम ऑफ ए हो जाएगा। तो अगर आप लोग मोल्स इफ्यूज्ड की फॉर्म में निकाल रहे हो, आप यहाँ पे उसको वॉल्यूम इफ्यूज्ड की फॉर्म में भी रेट को मेजर कर सकते हो, या उसके रेट के रेशियो को वॉल्यूम के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ रेट के रेशियो को जो है मोल के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके अलावा एक तीसरी चीज़ और देख लो। हाँ भाई, तीसरा केस जो है आपके पास रेट या रेट के रेशियो को मेजर करने के लिए, ठीक है, रेट या रेट के रेशियो को मेजर करने के लिए वो है डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर जिसको मैं डेल्टा पी लिख रहा हूँ, डिक्रीज हो रहा है वो अपने मान के पहले से ही बता रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर 10 मोल गैस के थे और यहाँ से 2 मोल अगर रिफ्यूज़ हुए तो 10 सेकंड में हुए मान लो, तो जो गैस के मोल घटेंगे तो इस वेसल के अंदर, ठीक है, जिस वेसल से फ्यूज़न हो रहा था उस वेसल के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो गैस का जो प्रेशर है वो इस वेसल के अंदर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये कॉमन सेंस है। तो किस रेट से ये प्रेशर डिक्रीज होगा, वही एक तरीके से उसका रेट ऑफ इफ्यूज़न भी हो जाएगा, ठीक है। तो मोल्स की टर्म्स में के साथ साथ वॉल्यूम की टर्म्स के साथ साथ ये जो रेट का रेशियो है, ये रेट का रेशियो आपको यहाँ पे जो डिक्रीज इन प्रेशर हो रहा है उसके रेशियो की फॉर्म में भी हम उसे लिख सकते हैं। क्यों, सीधी सी बात है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, इतना हम जानते ही हैं। आइडेंटिकल कंडीशंस पे प्रेशर जो होता है, आइडेंटिकल बोल गया सॉरी, सेम वॉल्यूम टेम्परेचर पे, ठीक है, वॉल्यूम उतनी है, टेम्परेचर उतना ही है, तो प्रेशर जो होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले वाला प्रेशर जो था वो P2 प्रेशर अगर था, वो P1 प्रेशर जो था स्टार्टिंग प्रेशर वो N1 मोल के प्रोपोर्शनल था जो वेसल के अंदर था, यानी 10 के प्रोपोर्शनल था। P2 प्रेशर जो था, जो बाद का प्रेशर था, वो N2 मोल यानी कौन से मोल के, जो इसके अंदर बाद में बच गए 8 मोल, उस 8 के प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो P1 माइनस P2 होगा, जो डिक्रीज इन प्रेशर होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन प्रेशर, डेल्टा P लिखेंगे। मैंने ऑब्वियस इसीलिए पहले में से फाइनल को घटाया क्योंकि डिक्रीज तो हो ही रहा है। तो P1 माइनस P2 जो है वो डेल्टा P जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके, N1 माइनस N2 के, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो प्रेशर अंदर बचेगा वो बचे हुए मोल के प्रोपोर्शनल है। तो जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो जितने मोल निकल गए, पहले अगर N1 मोल थे बाद में N2 मोल थे, तो जो N1 और N2 मोल का जो डिफरेंस आया, मतलब ये जो 2 मोल निकले, तो जो इसका डिक्रीज इन प्रेशर है वो इस 2 मोल के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितने डिक्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जितना प्रेशर कम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितने मोल निकल जाएंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जो डेल्टा P होगा, जो चेंज इन प्रेशर होगा, वो जो उसमें मोल में चेंज आया उस मोल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग डेल्टा एन लिख देते हैं। ये डेल्टा एन एक्चुअली कौन से वाला एन है, इसको या एन आउट वाला लिख सकते हो, ठीक है, एन आउट। डेल्टा एन हुआ वेसल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डेल्टा एन है, और वैसे ये एन कौन सा है, जो बाहर निकल गया, फ्यूज कर गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डिक्रीज इन प्रेशर जो होगा, ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर जो होगा, डिक्रीज इन प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, किस चीज के, मोल्स इफ्यूज्ड, मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड। जो गैस के मोल इफ्यूज्ड आउट हो जा रहे हैं उस गैस के मोल के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये जो डेल्टा P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आउट है, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने हमने क्या बताया था कि रेट जो होता है RA अपॉन RB, ठीक है, ये NA अपॉन NB और साथ में यहाँ TB अपॉन TA था, जिसमें ये NA NB कौन से मोल्स थे, जो मोल बाहर निकल रहे थे, ठीक है, निकलने वाले मोल्स के रेशियो में था। तो इसकी बजाय आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी बजाय आप लोग लिख सकते हो कि RA अपॉन RB जो होगा वो चेंज इन प्रेशर ऑफ A अपॉन चेंज इन प्रेशर ऑफ B और साथ में TB बाई TA के इक्वल होगा। जो रेट का रेशियो होगा वो डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम के रेशियो के बराबर होगा,
ठीक है, जो रेट का रेशियो होगा वो डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम के रेशियो के बराबर होगा। तो आप लोग रेट के रेशियो को प्रेशर की रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, मैं आपको अल्टीमेटली जो 3-4 टाइप के 4-5 टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं, ठीक है, आपको एक गैस के मोल दे दिए जाएंगे कि एक गैस के मोल 10 सेकंड में इतने फ्यूज हुए, दूसरे गैस के मोल कितने फ्यूज होंगे। तो या तो आपसे मोल की टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या बोला जाएगा एक गैस का 2 ml गैस जो है वो इफ्यूज़ हुई तो दूसरी गैस का कितना ml इफ्यूज़ होगा, वॉल्यूम की टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या बोला जाएगा कि एक गैस का जो चेंज इन प्रेशर है या रेट चेंज ऑफ प्रेशर है वो कुछ दे दिया जाएगा, और किसी दूसरी गैस का रेट चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो रेट चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो भी आपके पास RA/RB के इक्वल ही है, ठीक है। ये चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा PA/TA और डेल्टा PB/TV को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो रेट चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ A, रेट चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड में क्या लिखोगे, रेट चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ B, रेट चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ B। तो इसको आप ऐसे पढ़ो ना, डेल्टा PA/TA यानी रेट चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ A, डेल्टा PB/TV रेट चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ B। तो रेट का रेशियो जो है वो रेट चेंज ऑफ प्रेशर का रेशियो होगा। तो आपसे हो सकता है कि रेट डायरेक्ट ना पूछ के, वॉल्यूम की टर्म्स में ना पूछ के, मोल की टर्म्स में ना पूछ के, ठीक है, प्रेशर के डिक्रीज या प्रेशर के रेट चेंज की टर्म्स में क्वेश्चन को पूछा जाए, ठीक है। तो ये भी अल्टीमेटली RA/RB ही है अपने पास, ठीक है। इसको लिखो, फिर एक केस और बता रहा हूँ। हाँ भाई, जो नेक्स्ट केस आपको मिलता है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स में, वो कुछ ऐसा केस होता है, जैसे मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई ट्यूब दे दिया जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, और बोला जाएगा कि यहाँ से कोई गैस पास की गई है PA प्रेशर पे, यहाँ से कोई गैस B पास की गई है PB प्रेशर पे। तो एक तरफ से कोई गैस PA पास की जाएगी, एक तरफ से कोई गैस PB पास की जाएगी, ठीक है। और बोला जाएगा कि ये किस लेंथ पे, डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसकी अगर लेंथ L दी हुई है तो ये जहाँ भी मैच मिलेंगे, कोई एक ज़्यादा स्पीड से दौड़ रही होगी, कोई स्लो दौड़ रही होगी, तो ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल बीच में मिलेंगे, ठीक है। जिसका रेट ऑफ इफ्यूजन वगैरह ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा तेज़ जाएगा, और जिसका रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगा वो कम जाएगा। तो अगर A का रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा है तो वो जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पे वो मिलेंगे एक दूसरे से, वो B की तरफ होगा। अगर B का रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा है तो वो मीटिंग पॉइंट जो है वो A की तरफ होगा, ठीक है। और अगर प्रेशर भी सेम हो जाए तब तो क्लियर है कि जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के होता है। तो जो हल्की गैस होगी उससे दूर मिलेगा और भारी गैस जो होगी उसके पास मिलेगा, ठीक है। तो एक अगर इस लेंथ को हम लोग x मान लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L-x, और ये x लेंथ जो है वो आपसे पूछी जाएगी। हाँ, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि A वाले एंड से पूछी गई है या B वाले एंड से पूछी गई है, किस एंड से डिस्टेंस या लेंथ वगैरह जो है पूछी गई है मीटिंग पॉइंट की, ठीक है। हो सकता है आपसे बोला जाएगा कि इधर से अमोनिया पास की गई है, इधर से HCl पास किया गया, तो अमोनिया और HCl जब आपस में मिलते हैं तो मिलके वो NH4Cl बनाते हैं, और NH4Cl के बनने से वाइट फ्यूम्स बनती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस डिस्टेंस पे वाइट फ्यूम्स जो हैं वो सबसे पहले बनेंगी, ठीक है। तो वाइट फ्यूम्स कहाँ बनेगी, किस डिस्टेंस पे बनेगी, ये इस टाइप के हल्के फुल्के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे किसी सिनेमा हॉल की बात कर लेंगे कि सिनेमा हॉल में सामने की तरफ से लाफिंग गैस पास की गई है और पीछे की तरफ से जो है वो टीयर गैस पास की गई है। तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस रो के जो दर्शक हैं वो लोग साथ में रोएंगे भी और साथ में हंस भी रहे होंगे, ठीक है। तो किस रो के दर्शक ऐसा कर रहे होंगे अगर एक एंड से लाफिंग गैस पास कर दी जाए और एक एंड से जो है वो टीयर गैस पास कर दी जाए, ठीक है। आप तो उस केस में किस रो के जो दर्शक हैं वो सबसे पहले साथ में हंस भी रहे होंगे और रो भी रहे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के हल्के फुल्के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ें क्लियरली मेंशन रहेगी कि दोनों गैस को सेम
टाइम पे रिलीज किया गया है, ठीक है। टाइम डिफरेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन अपने को मिलते हैं, ठीक है। टाइम डिफरेंस नहीं दिया जाएगा, दोनों गैस को जो है सेम टाइम पे रिलीज किया गया है, एक को इस एंड से और एक को इस एंड से, ठीक है। अब एक बात आप लोग देखो, सीधी सी बात देखो, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, ठीक है, ये गैस है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एक गैस भी ए है और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं चलो क्या मान लूँ, स्मॉल ए लिख दे रहा हूँ, स्मॉल ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो गैस ए जो इफ्यूज़ करेगी या जो बी इफ्यूज़ करेगी, तो पहली बात तो रेट का रेशियो क्या होता है, आर ए अपॉन आर बी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज, ठीक है, ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैस बी, साथ में टी बी अपॉन टी ए। पर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि दोनों गैस को सेम टाइम पे इफ्यूज़ किया गया, तो सॉरी रिलीज़ किया गया, ठीक है। इफ़ gases are released at same time, released at same time, जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर गैसेस जो है वो सेम टाइम पे रिलीज की गई है तो रेट का रेशियो क्या हो जाता है, जो वॉल्यूम इफ्यूज होगी उस वॉल्यूम का रेशियो होगा। अब आप लोग देखो, जो गैस ए है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उस लेंथ, इस डिस्टेंस को या तो x ले लो या इसको ले लो डिस्टेंस बाई ए, इसको लिख दो डिस्टेंस बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका जो वॉल्यूम बन रहा है इस वाले पार्ट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वॉल्यूम बन रहा है वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर किसी भी चीज़ का है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो क्या बनेगी आपके पास, ये बनेगी ए इंटू एल ए, स्मॉल ए इंटू एल ए, ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और बी वाले का लेंथ क्या होगा, ए इंटू एल बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास एल ए अपॉन एल बी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एल ए अपॉन एल बी की बजाय आप इसे एक्स अपॉन में वो ये वाले लेंथ को चलो मैं कैपिटल एल कर दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको L माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है, x अपॉन में L माइनस एक्स। तो आपके पास इस x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल जाएगी, क्योंकि जो रेट का रेशियो बन रहा है वो रेट का रेशियो सीधे सीधे उनकी लेंथ जो ट्रेवल करी है उन्होंने उस लेंथ के रेशियो के प्रोपोर्शनल बन रहा है या इक्वल बन रहा है, सॉरी, रेट का रेशियो जो है वो उनके लेंथ के या उन्होंने जो डिस्टेंस उस ट्यूब में ट्रेवल करी है दोनों ने उस डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल बनेगा। या इस एल ए अपॉन एल बी को आप x और दूसरे को L माइनस एक्स, तो आपके पास एक ही वेरिएबल बचेगा। यहाँ तो एल ए एल बी दो वेरिएबल है, लेकिन मीटिंग पॉइंट पे जब बात करेंगे तो अगर एक लेंथ x होगी तो दूसरी लेंथ ऑटोमेटिकली L माइनस एक्स होगी, तो आपका एक ही वेरिएबल हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी बराबर हो जाएगा x अपॉन L माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, वो ध्यान जरूर देना कि कौन सी एंड से डिस्टेंस पूछी गई है, ए वाले एंड से या बी वाले एंड से। तो ये टोटल मिला के 4-5 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन में बनते हैं, ठीक है। मैं एक बार सबको एक साथ भी लिख दे रहा हूँ। हाँ भाई, तो क्या क्वेश्चन वगैरह बनेंगे और कैसे करना है उसको देखो। पहली बात तो ये वेसल है, इस वेसल में कोई होल किया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस वेसल में जो होल किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग पहले आप आर ए अपॉन आर बी को किसके बराबर रख सकते हो, आर ए अपॉन आर बी को आप लोग कितने मोल इफ्यूज्ड हुए, मोल्स इफ्यूज्ड आउट, और उसको पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो टी बी ऊपर चला जाएगा, टी ए नीचे आ जाएगा। तो इसके रेट को या तो मोल्स पर यूनिट टाइम के रेशियो में लिख सकते हो, या इसका जो रेट का रेशियो है इसको वॉल्यूम इफ्यूज्ड आउट वी ए अपॉन बी बी, ये भी कौन सी वॉल्यूम, इफ्यूज्ड आउट वॉल्यूम, ठीक है, इफ्यूज्ड आउट वॉल्यूम, और साथ में टी वी बाई टी ए। तो वॉल्यूम इफ्यूज्ड आउट पर यूनिट टाइम के रेशियो में लिख सकते हो। तीसरा, इसको आप लोग डेल्टा पी ए अपॉन में डेल्टा पी बी, ठीक है, वो रेट चेंज ऑफ प्रेशर के रेशियो में लिख सकते हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे टी बी बाई टी ए होगा, ठीक है, टी बी बाई टी ए, तो इसको रेट चेंज ऑफ प्रेशर के रेशियो में लिख सकते हो। और अल्टीमेटली इन चारों चीज़ों को उठा करके, ये ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे तो हमने बस रेट को ही उसकी अलग अलग
टर्म्स में अलग अलग रेशियो में लिखा है, ठीक है। वही ये भी रेट का ही रेशियो है, ये भी रेट का रेशियो है, ये भी रेट का रेशियो है, ये भी रेट का रेशियो है। यहाँ तो हमने अपना कॉमन सेंस यूज़ करके, ठीक है, उस रेट को मोल वॉल्यूम या चेंज इन प्रेशर से रिलेट किया है अपना कॉमन सेंस यूज़ करके। अब अल्टीमेटली आप इसको ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन से किसके बराबर लिख सकते हो, PA अपॉन PV रूट ऑफ MB बाई MA, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन मोल डायरेक्ट रेट के रेशियो में पूछा गया है तो आप इसको उठा के इसके बराबर रख दोगे। आपसे एक गैस का मोल दे के दूसरे गैस का मोल पूछा गया है तो आप इस टर्म को उठा के इसके बराबर कर दोगे। आपके पास एक गैस की इफ्यूज्ड वॉल्यूम दे के दूसरी गैस की इफ्यूज्ड वॉल्यूम पूछी गई है, आप इस टर्म को उठा के इसके बराबर रख दोगे। आपके पास एक गैस का रेट चेंज ऑफ प्रेशर दिया गया है, आपको दूसरे गैस का रेट चेंज ऑफ प्रेशर पूछा गया है, आप इस टर्म को उठा के इसके बराबर कर दोगे। तो क्वेश्चन इसी टाइप से रहेंगे, या तो मोल की टर्म्स में रहेंगे, एक का मोल दे के दूसरे के मोल पूछ लेगा, एक का वॉल्यूम दे करके दूसरी की वॉल्यूम पूछ लेगा, या डायरेक्टली रेट का रेशियो पूछ लेगा, या फिर आपसे रेट चेंज ऑफ प्रेशर का रेशियो पूछेगा, एक का रेट चेंज ऑफ प्रेशर दे के दूसरे का रेट चेंज ऑफ प्रेशर आपसे पूछेगा। तो उन सब चीज़ों को मिला के PA बाई PV रूट ऑफ MB बाई MA के बराबर कर दोगे। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, अगर आपने सेम गैस पास करी है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर आपने दो एंड से दो अलग अलग गैस को पास किया है तो उनके मीटिंग पॉइंट के बारे में पूछेगा। तो मीटिंग पॉइंट के केस में मैंने अभी बताया कि इनका जो RA अपॉन RB होगा वो LA अपॉन LB होगा, या LA अपॉन LB की बजाय X अपॉन L माइनस X होगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये वन वेरिएबल है और ये वैल्यू आप किससे रिलेट करके निकाल सकते हो, क्योंकि है तो रेट का ही रेशियो ना, और ग्राम्स लॉ अपनी तरफ से रेट का रेशियो दे चुका है कि ये PA अपॉन PV रूट ऑफ MB बाई MA के इक्वल होगा, रूट ऑफ MB बाई MA के इक्वल होगा। तो इस तरीके से मैं आपको बिना क्वेश्चन करवाए अब तक इनडायरेक्टली बताऊं तो मैंने ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी, उनको मैंने एक तरीके से आपको पूरा आइडिया दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन रेट की टर्म्स में या मोल टाइम की टर्म्स में या वॉल्यूम टाइम की टर्म्स में या प्रेशर टाइम की टर्म्स में, ठीक है, या फिर इस टाइप से लेंथ की टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन सब को अल्टीमेटली आपको उठा के ये PA अपॉन PV रूट ऑफ MB बाई MA जो ग्राम्स लॉ ने बोला था उसके बराबर कर दोगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिर्फ अपने कॉमन सेंस को यूज़ किए हैं कि रेट को किस किस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके रेशियो को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उस चीज़ को उठा के हमने ग्राम्स लॉ वाले फॉर्मूले के बराबर कर दिया है, और वहाँ से इक्वेट करके हमारे पास क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ होगी वो निकाल लेंगे। अब हम ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन करने लायक हैं, ठीक है, कर सकते हैं, और अभी हम करेंगे भी। हाँ भाई, अब अपने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन पे जो आते हैं वो मैंने आपको बता भी दिए कि किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन करो, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4 गैस, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ rate of diffusion of helium and CH4 gas under identical conditions, under identical conditions, ठीक है, under identical conditions। तो आइडेंटिकल कंडीशंस में आप लोगों को रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूज़न निकालना है। हीलियम एंड CH4 का वीडियो पॉज करके जल्दी से कर दो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन है कि वीडियो पॉज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कर दोगे आप साथ साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि आइडेंटिकल कंडीशन पे जो रेट का रेशियो होता है दो गैस के, ठीक है, RA अपॉन RB वो किसके बराबर होता है, रूट ऑफ, पहले करके फिर चेक कर लो, रूट ऑफ MB बाई MA के बराबर होता है आइडेंटिकल कंडीशन में। आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब हो जाता है कि प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, वो जो वेसल है, होल है, वो सब सेम है। तो उस कंडीशन में सिर्फ गैस में फ़र्क पड़ता है। RA अपॉन RB बराबर रूट ऑफ MB बाई MA के बराबर हो जाएगा। यानी आप लोगों से रेट ऑफ हीलियम टू रेट ऑफ CH4 का रेशियो पूछा है। यहाँ पे ऊपर में मास आएगा CH4 का, नीचे में मास आएगा हीलियम का, ठीक है। और इनका मोलर मास आप सबको पता ही है, इसका मोलर मास 16 है, इसका मोलर मास 4 है। तो रेशियो जो आ रहा है वो 2:1 आ जाएगा। रूट 4 है, यानी 2:1 ये रेशियो बनकर आ रहा है अपने पास। हाँ भाई,
एक और टेम्परेरी सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास 20 ml ऑफ SO2 गैस, 20 ml ऑफ SO2 गैस इज इफ्यूज्ड, gas is 20 ml of SO2 gas is effused through a hole in 5 सेकेंड। ठीक है, 20 ml of SO2 gas is effused through a hole in 5 seconds, then find volume of O2 gas effused through same hole, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो क्वेश्चन में लिखा रहा था 20 ml of SO2 gas is effused through a hole in 5 seconds, then find volume of oxygen gas effused through same hole in वो 5 सेकेंड है, इसको 10 सेकेंड कर लो, इन 10 सेकेंड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है, तो आइडेंटिकल कंडीशंस में सेम होल में से ऑक्सीजन गैस 10 सेकेंड में कितनी निकलेगी, उसकी वॉल्यूम आपको बतानी है। तो फिर वही बात है, मैंने आपको बार बार समझाया, अभी मैंने समझा दिया कि किस किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो आइडेंटिकल कंडीशंस में जो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन होता है, पहले आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल लें, उसके बाद वीडियो देखें। क्लास में भी तो यही कर रहे होते, पहले क्वेश्चन कर रहे होते थोड़ा सा टाइम लेके। ठीक है, तो RA/RB जो है वो आपके पास √MB/MA है। ठीक है, अब मैंने आपको इतनी देर क्या समझाया कि रेट के रेशियो को ही हम लोग वॉल्यूम और टाइम की टर्म्स में, मोल और टाइम की टर्म्स में, रेट चेंज ऑफ प्रेशर की टर्म्स में, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की टर्म्स में हम लोग मेंशन कर सकते हैं रेट के रेशियो को। तो अभी मैंने जो आपको बताया था कि रेट ऑफ A अपॉन रेट ऑफ B जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ A इफ्यूज्ड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ B इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई TB/TA होगा। ठीक है, रेट को वॉल्यूम पर यूनिट टाइप की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। तो दो रेट का रेशियो मतलब उनके वॉल्यूम और टाइम का रेशियो इनडायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो RA/RB जो होगा वो VA/V और TB/TA होगा। और ये वैल्यू जो होगी आपके पास वो किसके बराबर आ रही है, ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू सीधी सीधी आइडेंटिकल कंडीशन में MB/MA के बराबर आ रही है। ठीक है, तो आप लोग देख लो, अगर ये मान लो वो गैस है जिसके लिए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं और ये वो गैस है जिसके लिए वैल्यू दी हुई है, तो A को मैं O2 ले रहा हूँ और B को जो है मैं SO2 ले रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ SO2 और यहाँ पे टाइम ऑफ SO2 डिवाइड में टाइम ऑफ O2। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये मोलर मास ऑफ, ठीक है, B हमने SO2 लिया है तो मोलर मास ऑफ SO2 ऊपर आएगा डिवाइड में मोलर मास ऑफ O2 जो है वो डिवाइड में आएगा। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ O2 जो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा रूट ऑफ SO2/m मोलर मास ऑफ O2। तो SO2 का मोलर मास हो गया 64, O2 का हो गया 32, तो रूट में ये वैल्यू इनटू यहाँ पे SO2 की जब इधर आप लाओगे तो वॉल्यूम ऑफ SO2 ऊपर आएगा। वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना दिया हुआ है, 20 ml दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप जब इसको इधर लाओगे तो टाइम ऑफ O2 ऊपर आएगा यानी 10 सेकेंड। ठीक है, और टाइम ऑफ SO2 डिवाइड में आएगा यानी कि 5 सेकेंड। ये वैल्यू आपके पास बन रही है, ये वैल्यू आपके पास कितनी बन गई, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 40 हो गया। ठीक है, यानी 40√2 ml। ठीक है, बाकी आप इसको और अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। तो 40 × √2 ml और ज़्यादा होना ही चाहिए था। क्यों ज़्यादा होना चाहिए था, एक तो उसको टाइम डबल मिल रहा है और टाइम डबल मिलने के साथ साथ ऑक्सीजन हल्की है और हल्की है तो उसका रेट ऑफ इफ्यूज़न और ज़्यादा होगा, तो उसकी वॉल्यूम जो इफ्यूज़ करेगी वो और ज़्यादा होगी। तो अगर ये 20 ml इफ्यूज़ हो रहा है 10 सेकेंड में, ठीक है 5 सेकेंड में सॉरी, तो इसका जो है 40 × √2 ml यानी 40 इंटू आप लोग पूरा ही वो कैलकुलेट कर लो 1.414 करते हुए, ठीक है 1.414 करते हुए, तो ये इतना ml जो है वो इफ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, 10 सेकेंड में। चलो इसको सॉल्व कर लिए हो तो अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यही
चीज़ जो हमने वॉल्यूम की टर्म्स में करी यही मोल की टर्म्स में भी पूछी जा सकती थी। हाँ भाई, तो अब अपने बात करते हैं, बात क्या करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं आप लोग। क्वेश्चन है आपके पास, इन ए क्लोज्ड वेसल, इन ए क्लोज्ड वेसल, इन ए क्लोज्ड वेसल helium and CH4 gas are taken in 1:2 मास रेशियो। ठीक है, एक क्लोज्ड वेसल है जिसमें हीलियम भी लिया गया है, CH4 भी लिया गया है। ठीक है, तो इन ए क्लोज्ड वेसल हीलियम एंड CH4 गैस आर टेकन इन 1:2 मास रेशियो, 1:2 मास रेशियो। A small hole is made in the vessel, a small hole is made in the vessel, उस वेसल में हम लोगों ने एक छोटा सा होल किया है। ठीक है, एक ऑरिफिस किया है। तो a small hole is made in the vessel, then find the mole ratio of helium and CH4, then find the mole ratio of helium and CH4 in initially effused out mixture, in initially effused out mixture। जो स्टार्टिंग में जो गैस बाहर निकल कर आएगी उस हॉल में से, उस हॉल जो स्टार्टिंग गैस बाहर निकलेगी उस स्टार्टिंग गैस में हीलियम और CH4 का मोल रेशियो क्या है, ये मोल रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मोल रेशियो कितना होगा, इस मोल रेशियो को आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से फाइंड आउट कर दो, ऐसे चुटकियों में कर दो, आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो। आपको मास रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये वेसल है, इस वेसल में दोनों चीज़ें साथ में, हीलियम भी CH4 भी 1:2 मास रेशियो में एक होल किया गया है, गैस बाहर आएगी। ठीक है, तो अपने को हीलियम एंड CH4 का मोल रेशियो निकालना है इनिशियली इफ्यूज्ड आउट मिक्सचर में। इनिशियली इफ्यूज्ड आउट मिक्सचर में आपको मोल रेशियो निकालना है। हाँ भाई, एक चीज़ तो मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, पहले बोलता रहा हूँ कि आपको मास रेशियो को देखते ही चुटकियों में मोल रेशियो में, और मोल रेशियो को देखते ही चुटकियों में जो है मास रेशियो में कन्वर्ट करना, बदलना आना चाहिए। ठीक है, मास रेशियो को मोल रेशियो में और मोल रेशियो को जो है मास रेशियो में ऐसे चुटकियों में बदलना आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो यहाँ पे हीलियम एंड CH4 का मास रेशियो तो दिया ही है, हीलियम एंड CH4 का मास रेशियो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मास रेशियो, क्वेश्चन में क्लियरली 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हीलियम एंड CH4 का जो मास रेशियो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1:2 है, साफ साफ मेंशन है। ठीक है, अब बताओ मास रेशियो को मोल रेशियो में कैसे बदलना होता है। भाई करना क्या है, जो मास रेशियो दिया है उसी को मास मानते हुए उनको उनके रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड करके मोल में बदल दो और वही उनका मोल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका मास रेशियो 1:2 दिया है तो आप इसको सीधा सीधा 1 ग्राम मान लो, इसको 2 ग्राम मान लो, इसको 1/4 करोगे, इसको 2/16 करोगे। ठीक है, तो इसको 1/4 किया, इसको 2/16 किया। ठीक है, ताकि इनका 1 ग्राम को आपने मोल में बदल दिया, इसके 2 ग्राम को आपने मोल में बदल दिया, और ये कट पिट के ये वापस ये कितना आ गया 2:1। तो अगर हीलियम CH4 का मास रेशियो 1:2 है तो इनका जो मोल रेशियो है वो 2:1 आ रहा है। इनका मोल रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2:1 आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये काम कर लिए हो। अब बात आती है कि अच्छा मोल रेशियो आपने निकाल ही लिया और यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, फाइंड द मोल रेशियो ऑफ हीलियम एंड CH4 इन इनिशियली इफ्यूज्ड आउट मिक्सचर, और मोल रेशियो मास रेशियो दिया था और हमने क्विकली हाथों हाथ क्या कर दिया, मोल रेशियो निकाल लिया। 2:1 आ रहा है, तो क्या ये अपना आंसर हो गया। सही बताऊं तो क्लास में जब मैं इसको करवाता हूं तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि हाँ सर ये हो गया, ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उनको तो मोल रेशियो और मोल रेशियो मिल गया।
यही तो पूछा था, यही तो निकाल लिया, ठीक है। तो उनको तो यही लगता है। अब वो क्या करें, ध्यान तो देंगे ही नहीं कि पूछा क्या गया है और हमने जो निकाला है वो क्या है। ये मोल रेशियो जरूर है जानवरों, लेकिन ये मोल रेशियो इस वेसल के अंदर का मोल रेशियो है, ठीक है। हीलियम और CH4 का मास रेशियो वेसल के अंदर ना दिया था, तो हीलियम एंड CH4 का मास रेशियो वेसल के अंदर दिया था, तो ये मोल रेशियो भी उसी वेसल के अंदर का ना हुआ, ठीक है। ये मोल रेशियो भी इस वेसल के अंदर जो हीलियम एंड CH4 है उसका है, ठीक है। तो हीलियम एंड CH4 का हमें इनडायरेक्टली मोल रेशियो इस वेसल के अंदर हमने निकाला है, ठीक है। अच्छा, क्या इस मोल रेशियो का इस हमारे वाले क्वेश्चन में कोई यूज है? और हमसे मोल रेशियो पूछा किसके लिए गया है? जो गैस यहाँ निकल रही है, वो जो गैस निकल रही है उस इनिशियली इफ्यूज मिक्सचर में गैस का रेशियो आपसे मोल का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो क्या ये हमने 2:1 ऐसे ही निकाल दिया, इसका कोई काम ही नहीं था? ये अपना आंसर जरूर आंसर नहीं है, लेकिन ये हमारे काम का है, ठीक है। हमें ये निकालना था। क्यों निकालना था? क्योंकि हमें इस केस में आइडेंटिकल कंडीशन वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हीलियम और CH4 दोनों एक साथ हैं। हीलियम का मोल डबल है CH4 के मुकाबले, तो गधो उनका प्रेशर भी तो क्या होगा, दुगना होगा। हीलियम का मोल अगर डबल है तो प्रेशर भी तो डबल होगा। मोल प्रेशर जो होता है वो मोल के क्या है, प्रोपोर्शनल होगा एक वेसल में, ठीक है। तो हीलियम का अगर मोल दुगना है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, दुगना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल प्रेशर नहीं है, ठीक है। प्रेशर जो है वो यहाँ पे सेम नहीं है, प्रेशर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ जो प्रेशर है वो सेम नहीं है, बल्कि यहाँ प्रेशर अलग अलग है। और आपसे जो मोल रेशियो पूछा वो ये वाला नहीं पूछा है, वो इफ्यूज्ड मोल का रेशियो पूछा है। तो पहली बात RA/RB जो होता है वो किसके बराबर होता है? अगर हम लोग मोल्स की टर्म्स में बात करें तो वो Na/NB, यानी जो आउट मोल होते हैं, जो इफ्यूज्ड मोल होते हैं उसके, और TB/TA के बराबर होगा। जो रेट का रेशियो होगा वो इफ्यूज्ड मोल पर यूनिट टाइम के रेशियो के इनवर्स के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि रेट को जो है हम लोग दूसरा तरीका डिफाइन करने का यही होता है, मोल इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट के रेशियो को आप इफ्यूज्ड मोल और टाइम के रेशियो में रिलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन से, अगर प्रेशर सेम होता है तो, सॉरी प्रेशर सेम नहीं होता है तो किसके बराबर लिखते हो? PA/PB √MB/MA के बराबर लिखोगे, ठीक है। तो अच्छा, अब बात यह है कि होल तो हम एक ही साथ बनाएंगे, तो गैस जो इफ्यूज होगी उसको टाइम भी बराबर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि CH4 के लिए होल पहले बन गया और हीलियम के लिए बाद में वर्क करेगा, ऐसा तो है नहीं। होल तो एक ही बार में बनाए गए, तो जो उनका टाइम टेकन है इफ्यूजन के लिए वो दोनों केस में दोनों के लिए बराबर है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो ये टाइम है, ये टाइम तो आपस में बराबर हो गया, ये टाइम कोई अलग अलग टाइम नहीं है, तो इसको हमें रखने की जरूरत नहीं, इसको हम रेशियो पार्ट से हटा देंगे। हमसे यही इफ्यूज्ड मोल्स का रेशियो तो पूछा है, ठीक है। तो ऊपर में किसका मोल आएगा? CH4 का इफ्यूज्ड मोल्स अपॉन में हीलियम का इफ्यूज्ड मोल्स अपॉन में CH4 का इफ्यूज्ड मोल्स, ठीक है। इफ्यूज्ड मोल्स का जो रेशियो होगा वो प्रेशर ऑफ A प्रेशर ऑफ B, यानी प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन में प्रेशर ऑफ CH4 इंटू मोलर मास ऑफ CH4 मोलर मास ऑफ हीलियम के बराबर होगा। यहाँ पे प्रेशर को और कंसीडर करना है। अच्छा, बात यह है कि प्रेशर रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है? हीलियम और CH4 का प्रेशर रेशियो कहाँ से निकालें हम लोग? निकालें कहाँ से? निकाल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मोल रेशियो ऑफ गैस होता है वही तो प्रेशर रेशियो होता है। मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मोल रेशियो अगर दिया है तो आपको इनडायरेक्टली प्रेशर रेशियो दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन दिया है तो इनडायरेक्टली आपको प्रेशर फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल रेशियो आपने जो 2:1 निकाला था इसका भी तो रोल है, लेकिन ये 2:1 किस में है? वेसल में है। और वेसल में 2:1 अगर इनका रेशियो है तो इनका आपस में मास रेशियो, इनका जो प्रेशर रेशियो है इस वेसल में वो भी 2:1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात ये जो चीज़ है प्रेशर ऑफ हीलियम बाई प्रेशर ऑफ CH4 हमें डायरेक्टली इस मास रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ये मोल ऑफ हीलियम बाई मोल ऑफ CH4 के बराबर होगा वेसल के अंदर जो है, और ये किसके बराबर होगा? ये 2:1 के बराबर होगा, 2:1 के। तो यहाँ पे आपको 2:1 भी लाना है और यहाँ से आपके पास 16/4 दोबारा से 2:1 भी आए, ये 2 भी आएगा, तो ये रेशियो 4:1 आएगा, ठीक है। तो जो मोल रेशियो होगा हीलियम एंड CH4 का इनिशियली इफ्यूज्ड मिक्सचर में वो 4:1 है, ठीक है। एक तो हीलियम हल्की है इसलिए वो ज़्यादा निकलेगी, दूसरा हीलियम का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। तो CH4 के मुकाबले हीलियम इसीलिए ज़्यादा निकल रहा है। किस रेशियो में निकल रहा है? 4:1 रेशियो में निकल रहा है। तो ये दोनों बातों मतलब इसमें पहले दो बातों का ध्यान रखना था
टाइम सेम लिया जाएगा, ऑब्वियस था। दूसरा यहाँ पे प्रेशर सॉरी दूसरा यहाँ पे प्रेशर दोनों का बराबर नहीं था हीलियम और CH4 के लिए, और प्रेशर बराबर नहीं था तो उसको भी हमें निकालना था, जो कि इसके मास रेशियो की फॉर्म में छिपा हुआ था। तीसरा, ये जो मोल रेशियो हमने निकाला ये हमारा आंसर वाला मोल रेशियो नहीं है, जो हमसे पूछा गया वो वाला मोल रेशियो नहीं है, ये वेसल के अंदर का मोल रेशियो है। और हमें इफ्यूज्ड आउट मोल रेशियो निकालना था। इफ्यूज जो हुआ है उसमें हीलियम और CH4 का मोल रेशियो हमें निकालना था। तो ये 2-3 बातों पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसको कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, 2-3 क्वेश्चंस और कर ले रहे हैं अपने, और इन 2-3 क्वेश्चंस के बाद अपने आगे चलेंगे, मतलब आज का लेक्चर ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ प्योर ऑक्सीजन गैस, इसको सही से सोच समझ के करना। प्योर ऑक्सीजन गैस इज द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ प्योर ऑक्सीजन गैस इज 1.1 टाइम्स द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ 1.1 टाइम्स द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन। ओजोनाइड ऑक्सीजन क्या होता है, मैं पहले भी एक जगह बताया हूँ कि O2 और O3, ठीक है, O2 + O3 के मिक्सचर को हम लोग ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं। तो एक तरफ प्योर ऑक्सीजन को इफ्यूज़ किया गया है और एक तरफ ओजोनाइड ऑक्सीजन को इफ्यूज़ किया गया है। तो प्योर ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो 1.1 टाइम्स है रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस में ये रेशियो जो है रेट ऑफ इफ्यूजन का वो 1.1 टाइम्स है, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन का ओजोनाइड ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है, आगे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ, ठीक है, या चलो मोल परसेंटेज ही लिख दे रहा हूँ, फाइंड मोल परसेंटेज ऑफ ओजोन इन ओजोनाइड ऑक्सीजन। फाइंड मोल परसेंटेज ऑफ ओजोन इन ओजोनाइड ऑक्सीजन। फाइंड मोल परसेंटेज ऑफ ओजोन इन ओजोनाइड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन अपनी तरफ से करें और करने के बाद ही इस क्वेश्चन को चेक करें, इसके सॉल्यूशन को चेक करें। एक हिंट फिर भी दे दे रहा हूँ, अगर आपने चेक किया है, अपने से करने की कोशिश कर ली है, आपको नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको। मैंने अभी 2-3 क्लास पहले एवरेज मोलर मास वाले पार्ट में ये बताया था कि एवरेज मोलर मास को यूज़ करते हुए हम किसी भी गैसियस मिक्सचर का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें ओजोन कितना है, O2 कितना है। जैसे इस मिक्सचर में O2 और O3 का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। बाइनरी मिक्सचर का पोस्टमार्टम करने का क्या तरीका बताया था, वो सब हमने उस लेक्चर में किया हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आपको यूज़ करना है। एवरेज मोलर मास की हेल्प से जो मैंने पोस्टमार्टम करवाया था, कैसे करवाया था, अगर मेरे पास एम एवरेज पता है और 2 कंपोनेंट है A एंड B, तो एम एवरेज को x इंटू एम ए प्लस 1 - x इंटू एम बी के बराबर लिखते हुए हमने उस पूरे मिक्सचर का पोस्टमार्टम किया था। ठीक है, तो एम एवरेज बराबर क्या लिखा जा सकता है, x इंटू एम ए प्लस 1 - x इंटू एम बी लिखते हुए उसका पोस्टमार्टम हम किए थे। अब आप लोग करो इस क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे सर इसमें एवरेज मोलर मास वगैरह तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, ये कई क्वेश्चंस में एवरेज मोलर मास आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, या तो किसी गैसियस मिक्सचर की डेंसिटी दे दी जाती है। डेंसिटी वाला पार्ट जब मैं पढ़ा रहा था मोल में भी और गैसियस में भी, तब भी मैं चिल्ला के बोल रहा था कि किसी गैस की डेंसिटी देने का पर्पज़ यही है कि उसका मोलर मास, या किसी मिक्सचर की डेंसिटी दी हुई है तो उसका पर्पज़ यही है कि उस गैस का एवरेज मोलर मास आपको दिया हुआ है। एवरेज मोलर मास PM एवरेज बाई
RT। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कई केस में गैसियस मिक्सचर का रेट ऑफ डिफ्यूजन का किसी और गैस के साथ रेशियो दिया जाएगा। उस रेशियो का पर्पज भी यही होगा कि आप इनडायरेक्टली उस गैस का जो गैसियस मिक्सचर है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास लिख पाएँ। ठीक है, आपको पता ही है कि दो आइडेंटिकल कंडीशंस में जो रेट का रेशियो होता है RA/RB वो √MB/MA के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये A या ये B अगर इनमें से कोई एक प्योर नहीं है तो उसका क्या मतलब होगा कि वो एक मिक्सचर है, और मिक्सचर अगर है तो मिक्सचर के केस में जो हम लोग एक गैस का मोलर मास ले रहे हैं उसके बजाय उसमें क्या है एवरेज मोलर मास टर्म यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग मिक्सचर यूज़ करोगे तो यहाँ पे मोलर मास भी कौन सा यूज होगा, जो उस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास है। ठीक है, तो मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा ठीक है, क्वेश्चन में गैसीय स्टेट के खास तौर पे क्वेश्चंस में, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दी हुई है या रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह का रेशियो दिया हुआ है किसी मिक्सचर के लिए, तो इन दोनों का सीधा पर्पज यही है कि आपको एवरेज मोलर मास डायरेक्ट ना दे के इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी दी रहेगी तब भी आपको एम एवरेज मिल जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ रेट का रेशियो वगैरह दिया रहेगा तो वहाँ से भी ये एवरेज मोलर मास निकल जाएगा, और एवरेज मोलर मास से फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही हम लोग कई क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि रेट ऑफ O2 अपॉन में रेट ऑफ O2 प्लस O3। ठीक है, O2 प्लस O3 का जो मिक्सचर है उन दोनों का रेट रेशियो दिया हुआ है आइडेंटिकल कंडीशन में, कितना 1.1, और ये रेशियो किसके बराबर होगा ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये रेशियो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ O2 प्लस O3 यानी एवरेज मोलर मास। ठीक है, O2 का अलग और O3 का अलग यानी जोड़ के तो नहीं लिखोगे ना, इस मिक्सचर का मतलब क्या, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एम एवरेज किसका, O2 और O3 का जो मिक्सचर है उसका एम एवरेज डिवाइडेड बाई कौन सा, मोलर मास ऑफ O2, क्योंकि एक तरफ जो रेशियो दिया है रेट दिया है वो तो प्योर O2 का दिया है तो वहाँ तो प्योर O2 का मोलर मास यूज होगा, एक तरफ मिक्सचर का दिया है तो वहाँ पे एवरेज मोलर मास यूज होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है एम एवरेज कितनी आ रही है, आप पहले इसका स्क्वायर कर लो यानी 1.1 का स्क्वायर, और फिर ये मोलर मास ऑफ O2 वाला जो पार्ट है वो उधर यानी 32 उधर ला के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1.1 का स्क्वायर इंटू 32 यानी 1.21 इंटू 32। ठीक है, कैलकुलेटर मैं साथ में लिया हुआ हूँ कैलकुलेटर अपने पास ही है, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को निकाल दे रहा हूँ 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 32 ये आ रहा है 38.72, तो यहाँ पे जो इसका एम एवरेज आ गया वो 38.72 आ गया। ठीक है, और वैसे भी O2 और O3 के बीच में ही आएगा जो भी एम एवरेज आएगा, तो 38.72 आ गया एम एवरेज। ठीक है, अब एम एवरेज अगर आपके पास है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बड़े आराम से उस मिक्सचर का क्या कर सकते हो, पोस्टमार्टम कर सकते हो। तो आपके पास अगर ओजोन का मोल फ्रैक्शन पूछा है, वैसे मोल परसेंटेज पूछी है, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मोल परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन अगर x है तो इसका ऑटोमेटिकली 1 - x है, तो इस बेसिस पे जो एम एवरेज लिखा जाएगा, इस बेसिस पे मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है, वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 48 इंटू एक्स प्लस 32 इंटू 1 - x, और क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी दी हुई है 38.72 दी हुई है। यहाँ पे आपके पास 16x आ रहा है और यहाँ पे 32 आ रहा है, 32 को इधर ला के माइनस करोगे तो ये आपके पास 6.72 आ रहा है, यानी x की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू बहुत क्लियर कट आ जा रही है, x की वैल्यू आ रही है आपके पास 6.72 डिवाइडेड बाई 16, तो ये 0.42 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे कैलकुलेशन पे जो आ रही है वो 0.42 आ रही है। ठीक है, तो मोल परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मोल परसेंटेज ऑफ O3 कितना होगा, ये 42%, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपके पास उसकी परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपने कर लिया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसी को आप सॉल्व करोगे। आसान सा क्वेश्चन है, चुटकियों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर लेंथ की ये ट्यूब है आपके पास। इन ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर पास्ड, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को पास किया गया है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर पास्ड फ्रॉम अपोजिट एंड्स एट सेम टाइम। इस एंड को ए बोला है, इस एंड को बी बोला है। एंड ए से मैंने हाइड्रोजन गैस पास करवाई है, बी एंड से मैंने ऑक्सीजन गैस पास करवाई है, सेम टाइम पे पास करवाई गई है। टोटल लेंथ 5 मीटर है, ठीक है, और आइडेंटिकल कंडीशंस में पास करवाई है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एंड बी। आपको इस बी वाले एंड से डिस्टेंस बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एंड बी वेयर द टू गैस विल फर्स्ट मीट, ठीक है। आपको उस डिस्टेंस बी एंड से आपको वो डिस्टेंस पता करनी है जहाँ पे ये दोनों गैस फर्स्ट मिलेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो फर्स्ट टाइम मिलेगी, वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये वही चुटकियों वाला क्वेश्चन ही है और इसको जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी लोग देंगे ही देंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो दो एंड से जब दो गैस पास करवाएंगे हम लोग ए और इधर बी, ठीक है, तो ये जो और सेम टाइम पे अगर पास करेंगे तो इनका जो रेट का रेशियो होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ए और बी का जो रेट का रेशियो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाले रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर ये 5 मीटर लेंथ दी हुई है तो इस 5 मीटर लेंथ में अगर ये वाला ऑक्सीजन एंड से डिस्टेंस पूछिए तो यहाँ मान लेता हूँ कि मैं ये कहीं पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं मान लो, तो ये लेंथ अगर x है, एक जनरल आइडिया तो मेरे पास सही है कि ऑक्सीजन हल्की है तो इसलिए ऑक्सीजन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाइड्रोजन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये ऑक्सीजन वाले एंड की तरफ मिलेगा, हाइड्रोजन से दूरी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस है तो ये ऑटोमेटिकली 5 - x, और जब ये पहली बार मिलेंगे तो ये अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो दूसरे वाला पार्ट जो है वो 5 - x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। हाइड्रोजन गैस जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, यहाँ इसको A, ये H2 हो गया, ये B, ये O2 हो गया, ठीक है। तो आपको अब देखना है कि इनका रेशियो क्या बनेगा। तो अभी हमने बताया कि जो रेट का रेशियो होगा वो इनके लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल के रेशियो के बराबर होगा, और ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग ये MB/MA के रेशियो के बराबर होगा, स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो इधर आप लोग क्या लिख रहे हो, यहाँ चलो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन वाले रेट को, हाइड्रोजन का रेट अपॉन में ऑक्सीजन का रेट, ये किसके बराबर होगा 5 - x, क्योंकि हाइड्रोजन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है 5 - x, ऑक्सीजन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है x, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के रेशियो के बराबर होगी। तो ऊपर में कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, डिवाइड में B के नाम पर, ठीक है, ऑक्सीजन ऊपर आ गया, A के नाम पे यानी हाइड्रोजन का मास जो है वो डिवाइड में आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे √16 हो रहा है, √16 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 - x/x आपके पास 4 है, यानी 5 - x बराबर 4x है, ठीक है, यानी 5x बराबर 5 है, यानी x की वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन एंड से जो डिस्टेंस रहेगी वो 1 मीटर रहेगी, और हाइड्रोजन एंड से जो डिस्टेंस रहेगी वो 4 मीटर रहेगी, ठीक है। हाइड्रोजन एंड से पूछा होता तो 4 मीटर आंसर होता, और ऑक्सीजन एंड से पूछा गया तो 1 मीटर आंसर होगा। अब मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ, जिसका सॉल्यूशन आंसर आप लोग ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है। पूरा पढ़ाने के बाद ये 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे इसीलिए देता हूँ कि आपने उस टॉपिक को सही से किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बोर्ड पे, उसका जवाब आप मुझे सेंड करोगे। होमवर्क क्वेश्चन देने से पहले एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, जिसका जवाब आप अभी देंगे मेरे को। क्वेश्चन है आपके पास, IIT 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, x ml ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस थ्रू ए होल इन ए कंटेनर, ये कंटेनर है, V नहीं है C है, x ml ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस थ्रू ए होल इन ए कंटेनर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में x ml हाइड्रोजन गैस इफ्यूज हो रही है, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो, गैस अलग अलग दी हुई है, टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इज,
इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि सेम वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगी, जैसे हीलियम की सेम वॉल्यूम जो है इसकी वॉल्यूम के बराबर वो 10 सेकंड में फ्यूज़ करेगी, ऑक्सीजन की सेम वॉल्यूम 20 सेकंड में फ्यूज़ करेगी, CO की सेम वॉल्यूम 25 सेकंड में फ्यूज़ करेगी, CO2 की सेम वॉल्यूम 55 सेकंड में फ्यूज़ करेगी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सी कंडीशन में जो सेम वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इतने इतने टाइम पीरियड में इन गैस के लिए इफ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं काय एक्सप्लेन कर रहा हूँ, IIT में भी तो डायरेक्ट ही आया हुआ ही था। तो करो, इसको सॉल्व करो। हाँ भाई, तो अब इस क्वेश्चन को करने का सीन क्या होगा, वही बात है, इसमें वॉल्यूम की बात की गई है। तो आपको पता है कि रेट का जो रेशियो होता है RA/RB वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो RA/RB जो है वो बराबर होगा आपके पास VA/VV और टाइम ऑफ B/ टाइम ऑफ A के बराबर होगा, ठीक है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के हिसाब से रेट को लिखोगे तो VA/TA और VV/TB, तो ये ऊपर TB ऊपर चला जाएगा और ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिकल कंडीशन है तो मोलर मास ऑफ B/ मोलर मास ऑफ A आएगा। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिकल कंडीशन के साथ साथ वॉल्यूम भी सेम है, सेम वॉल्यूम ऑफ इफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम वॉल्यूम ऑफ इफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इस A को, अगर आपके पास मैं इस A को हाइड्रोजन ले लेता हूँ तो हाइड्रोजन गैस इज टू ये अननोन गैस, ये नहीं पता कि कौन सी है, तो इसको मैं X लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन और X, ये तो वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो ये रेशियो बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे टाइम के नाम पे किसका टाइम ऊपर आएगा, टाइम ऑफ X/ टाइम ऑफ H2, ठीक है। वॉल्यूम तो बराबर है, टाइम के नाम पे आपको बताइए, आपने A को H2 लिखा है तो टाइम भी H2 वाला नीचे आएगा, B को आपने X लिखा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले इसको जनरल तरीके से लिख रहा हूँ, फिर इसके ऑप्शंस पे अप्लाई करूँगा। RX जो है उसके टाइम को मैंने TX लिख दिया और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है A का मास डिवाइड में आना चाहिए और B का मास जो है वो ऊपर आना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ X/ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कि 2 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस क्वेश्चन को करने का क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, कि जो वैल्यू आपके पास √2 या ऐसे कर लो, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास TX/√mx, TX/√mx की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो टाइम ऑफ H2/√2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू जिस केस में इस वैल्यू को मैच कर जाएगी, ठीक है, जिस केस में टाइम और मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट का रेशियो जो है, ठीक है, टाइम और मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट का रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन का टाइम तो अपने को दिया हुआ है कितना है 5 और √2 यहाँ पे है ही है, यानी जिस केस में ये रेशियो जो है वो 5/√2 5/√2 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट या अप्रॉक्स 3.53 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जो गैस दी हुई है उसका टाइम आप ऊपर रख लो और जो गैस दिया उसके मॉलिक्यूलर मास का स्क्वायर रूट लेके उस टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे पहले ऑप्शन में अगर आप निकालने बैठोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 10/√4 आएगा, जो कि 5 आ जा रहा है, √4 तो क्लियर कट निकला पड़ा है, ठीक है। √4 2 हो गया तो ये 5 सेकंड आ रहा है, ये रेशियो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये उससे मैच नहीं कर रहा है 3.53 से, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इस केस में आप 20/√32 लोगे, तो 20/√32 की वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ, √32, ये वैल्यू जो आ रही है ये 3.53 आ जा रही है और वहाँ भी वैल्यू जो है वो 3.53 है, तो अपना ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हालांकि वो कैलकुलेट करने के लिए उतना डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने आप ही आ जा रहा था, ठीक है। ये वैल्यू 5/√2 साफ साफ दिख जा रही थी, हमें कैलकुलेट करना ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 25 CO का मोलर मास कितना होता है, √28 होता है, CO का मास 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है आपके पास 25/√28, 4.72, ये तो ऑब्वियसली बात है, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर इसकी बात करके देखते हैं 55/√44, ठीक है। तो 55/√44, 55/√44, ठीक है।
तो ये 8.29 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तो आप नॉन और अननोन टर्म्स को एक अलग साइड ले जाएं, नॉन वाले को एक साइड रख लें, अननोन वाले को एक साइड रख लें, और वो अननोन वाली वैल्यू ऑप्शंस के थ्रू निकाल लें, ठीक है। तो ये कोई डायरेक्ट ऐसा तो था नहीं कि अपने पास डायरेक्ट आंसर आएगा, अपने को ऑप्शन चेक कर करके निकालना था, और ऑप्शन चेक करने के लिए हमें ये देखना था कि किस ऑप्शन में टाइम अपॉन में रूट m की जो वैल्यू है वो टाइम ऑफ हाइड्रोजन बाई √2 की वैल्यू से मैच कर रहा है, यानी 5/√2 को मैच कर रहा है, और वो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं और इसका सॉल्यूशन मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ N2 गैस, 1 मोल ऑफ N2 गैस एट 0.8 atm, ठीक है, 0.8 atm प्रेशर पे नाइट्रोजन का जो 1 मोल है 38 सेकेंड लेता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ N2 गैस एट 0.8 atm टेक्स 38 सेकेंड टू डिफ्यूज थ्रू ए होल, ठीक है, थ्रू ए पिन होल। एक पिन होल से फ्यूज होने में नाइट्रोजन के 1 मोल को 0.8 atm प्रेशर पे 38 सेकेंड लग रहे हैं। वेर एज 1 मोल ऑफ XeFN, ठीक है, ये जिनोन के फ्लोराइड का कोई कंपाउंड है, XeF2, XeF4, XeF6 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उस नंबर को N लिख दिया है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ XeFN एट 1.8 atm, ठीक है, 1.8 atm प्रेशर पे टेक्स 57 सेकेंड, इसको 57 सेकेंड लग रहे हैं और इसको जो है 38 सेकेंड लग रहे थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ N, आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये जिनोन का जो फ्लोराइड है, इस जिनोन फ्लोराइड का फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। दूसरा ए मिक्सचर, ठीक है, और मिक्सचर के ब्रैकेट में मैंने पूरा डिटेल में लिखा भी है कि ये मिक्सचर बना कैसे है। फॉर्म ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस को हमने एक वेसल में लिया और वो क्लोरीन गैस जो है वो सम एक्सटेंट तक एटॉमिक क्लोरीन में ब्रेक कर गई, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन गैस टू सम एक्सटेंट इन एटॉमिक क्लोरीन, ठीक है। तो जो क्लोरीन गैस है वो एटॉमिक क्लोरीन में ब्रेक कर गई। तो ए मिक्सचर ऑफ Cl2 एंड Cl समझ लो इफ्यूजेस 0.8 टाइम्स द प्योर F2 गैस, ठीक है। F2 गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन है उसके मुकाबले ये मिक्सचर 0.8 टाइम्स के रेट से इफ्यूज कर रहा है, यहाँ लिख लेना, ठीक है। एक चीज और, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, आइडेंटिकल कंडीशन में जो फ्लोरीन का रेट ऑफ इफ्यूजन है इस मिक्सचर का रेट ऑफ इफ्यूजन उस प्योर फ्लोरीन के रेट ऑफ इफ्यूजन का 0.8 टाइम्स है आइडेंटिकल कंडीशंस में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन गैस, आपको क्लोरीन गैस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। एज यूजुअल मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एम एवरेज वाला पार्ट जो था, पहली बात तो इस टाइप का रेशियो देना, अपने को एम एवरेज की वैल्यू देगा, और एम एवरेज वाले टॉपिक में हेडिंग में मैंने एम एवरेज के थ्रू मिक्सचर का पोस्टमार्टम करना सिखाया था, उसका मोल फ्रैक्शन वगैरह रिलेट करना सिखाया था, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना सिखाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग एवरेज मोलर मास वाले वो टॉपिक में अच्छे से की हुई है, और उसकी ज़रूरत हमें जगह जगह पड़ती है, गैसियस में, मोल में, केमिकल में, इसलिए वो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसको दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करके सेंड करेंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, दोनों का सॉल्यूशन मुझे ज़रूर सेंड करिएगा।